वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम शुरुआत कर रहे हैं प्रश्नावली 13.4 की और ले रहे हैं इसका पहला सवाल। इसमें हमसे कहा गया है पानी पीने का एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। फर्स्ट टर्म ऑफ कौन के साइज का है, आकार का है, शेप का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास, छिन्नक के जो दो वृत्ताकार सिरे होते हैं दोनों का व्यास एक बड़े वाले का 4 सेंटीमीटर और छोटे वाले का 2 सेंटीमीटर हम है। इस ग्लास की धारिता ज्ञात कीजिए, यानी कैपेसिटी ज्ञात कीजिए, यानी इस ग्लास में कितना पानी आ सकता है। ठीक है, कैसे करेंगे सवाल को समझ लें एक बार वापस से। हमें एक ग्लास के लिए कहा गया है, एक ग्लास है, मान लीजिए ग्लास है ये वाला, और ये शंकु के छिन्नक के आकार का है। शंकु के छिन्नक का मतलब क्या हुआ, इसके दो वृत्ताकार भाग होंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि बड़ा जो भाग है, बड़े भाग को हम D1 या R1 बोलेंगे। इसका व्यास की बात कर रहे हैं, व्यास को डायमीटर बोलते हैं इसलिए D1 बोल रहे हैं। तो D1 ये हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और छोटे भाग का व्यास, नीचे वाला जो पेंदा है इस वृत्ताकार भाग का व्यास, वो हमें दे रखा है D2 बराबर कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बड़े भाग का व्यास अगर 4 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या, रेडियस कितनी हो जाएगी 4/2, यानी ये 2 सेंटीमीटर। इसी तरह छोटे भाग की बात करें, व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या यानी DR2, त्रिज्या को R से प्रकट करते हैं तो R2 कितना हो जाएगा 2/2, यानी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कह रखा है हमसे, ग्लास की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ये जो हाइट दे रखी है ग्लास की, छिन्नक की जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। इसकी कैपेसिटी हमें ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे देखिए, समझ गए सवाल को। अब हम लिख के बताते हैं आपको। देखिए, गिलास की ऊंचाई
प्रश्नानुसार ग्लास की ऊंचाई, प्रश्नानुसार ग्लास की ऊंचाई कितनी है? बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है। और बड़े वृत्ताकार सिरे का व्यास, बड़े, इसमें बड़े शब्द नहीं दिया है लेकिन बड़ा साफ नजर आ रहा है। बड़े वृत्ताकार सिरे, बड़े वृत्ताकार सिरे का व्यास यानी D1 वो हमें दे रखा है कितना? 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो बड़े वृत्ताकार सिरे की त्रिज्या, रेडियस, वो कितनी हो जाएगी? R1 कितनी हो जाएगी? वो 2 सेंटीमीटर। ठीक है। और छोटे वृत्ताकार सिरे का व्यास, छोटे वृत्ताकार सिरे का व्यास, डायमीटर यानी D2, इसको हम D2 बोल रहे हैं। ये कितना दे रखा है हमें? 2 सेंटीमीटर। तो छोटे वृत्ताकार सिरे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या यानी R2 ये कितनी हो जाएगी? 2/2, आधी कर दो, यानी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए, गिलास की हमें क्या ज्ञात करनी है? धारिता ज्ञात करनी, कैपेसिटी ज्ञात करनी है। तो गिलास की धारिता, गिलास या छिन्नक, गिलास जिसको जो छिन्नक के आकार का है, छिन्नक, फ्रस्टम, गिलास या छिन्नक की धारिता, कैपेसिटी, धारिता कैपेसिटी बराबर किसके है? गिलास के आयतन के। गिलास या छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन, गिलास या छिन्नक का आयतन। ठीक है। यानी कुल मिला के हमें छिन्नक का आयतन ज्ञात करना है या गिलास का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है। अब हम गिलास का आयतन ज्ञात करते हैं। ठीक है। इतना लिख लिया, इसको मिटा दूं। ठीक है। तो अब हम गिलास का आयतन ज्ञात करेंगे। गिलास यानी छिन्नक, फ्रस्टम का आयतन वॉल्यूम। छिन्नक का आयतन ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? हम जानते हैं 1/3 पाई सॉरी 1/3 पाई इंटू एच और R की जगह पे क्या होता है? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है। 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है। अब इसमें हम मान रख देंगे, ये हमारा फार्मूला होता है, इसमें मान रख रहे हैं हम। 1/3 यूं क्यों लिख दिया? ठीक है। और पाई की जगह पे पाई रहने देते हैं अभी फिलहाल, चाहे तो 22/7 लिख सकते हैं, चलो लिख देते हैं। पाई की जगह पे ये लिख दिया हमने इंटू 22/7 इंटू एच, हाइट कितनी दे रखी गिलास की? 14। ठीक है। ब्रैकेट में R1 कितना दे रखा है? R1 हमने निकाला था 2 सेंटीमीटर, यानी R1 यानी 2 का स्क्वायर, प्लस R2 कितना निकाला था हमने? 1 सेंटीमीटर। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी निकाली थी? 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 यानी 2 इंटू 1। ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 1 5, इधर प्लस 2, 5 प्लस 2 7 हो गए। तो हमारे पास में क्या आ गया?
1/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 7। ठीक है, अब ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 14/3। ठीक है, तो 22 इंटू 14 कितने हो गए? 22 इंटू 14 वो हो गए हमारे 308/3। 308/3। तो हम 308/3 घन सेंटीमीटर आयतन की बात हो रही है ना, तो उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर। ठीक है, या तो हम यहाँ पे कर सकते हैं या फिर इसको आगे बढ़ाएं, हम 308/3 में भाग भी लगा के दिखाएं तो इसको हम कह सकते हैं 102.66 घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब। गिलास का आयतन कितना आ गया? गिलास की धारिता या कैपेसिटी कितनी आ गई? 102.66 या 308/3 घन सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम ले रहे हैं प्रश्नावली 13.4 का सवाल नंबर 2। इसमें हमसे कहा गया है शंकु के एक छिन्नक फ्रस्टम ऑफ ए कॉन की तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट 4 सेंटीमीटर तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप यानी परिधि पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस वो हमें कितने दे रखी है? 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कर्व सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल में हमसे क्या कहा गया है? एक शंकु का छिन्नक है, कोई भी शंकु का छिन्नक है, मान लीजिए ये मान लेते हैं ये शंकु का छिन्नक है। ये उल्टा कर लेते हैं इसको, छिन्नक इस तरह से ही बना सकते हैं। ये कोई शंकु था, उसका ये छिन्नक। ठीक है, इस शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट वो तो हमें दे रखी है कितनी? तिर्यक ऊंचाई यानी ये वाली हाइट, ये स्लैंट हाइट ये वाली कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं, तो L बराबर हमें कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहे हैं इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप, वृत्तीय सिरों के परिमाप दिए हुए हैं, यहाँ पर पेरीमीटर दिए हुए हैं यानी परिधि या सरकमफ्रेंस वो हमें दी हुई है। यहाँ पे त्रिज्या नहीं दी है हमें, खास बात है ये। तो परिमाप हमें दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। तो सरकमफ्रेंस या परिधि को हम C से डिनोट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो बड़े वृत्त की जो परिधि है उसको हम C1 लिख रहे हैं। C1 सरकमफ्रेंस 1, परिधि 1। ये कितनी दे रखी है हमें बड़े वृत्त की? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और छोटे वृत्त की परिधि को हम C2 लिख रहे हैं। ये हमें कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो परिधि हमें दी रखी है, इस परिधि से हमें इन दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। कैसे ज्ञात करेंगे? परिधि का फार्मूला इसके समतुल्य रख दो, जैसे C2। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr। ठीक है, तो ऊपर तो लिख दिया हमने, मान लीजिए 2πr2, यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर नीचे लिख दिया हमने 2πr1 बराबर 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम R की बात करेंगे यानी R1 की बात करेंगे तो R1 बराबर क्या हो जाएगा? 18/2π, यानी काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 9/π। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे करेंगे हम तो 2πr2 बराबर 6 है। तो अगर R2 की हम बात करें, त्रिज्या की बात करें तो 6/2π, 2 से 6 कटेगा तो क्या आ जाएगा?
3/पाई। ठीक है, तो R1 हमें प्राप्त हो गई 9/11, 9/पाई, और R2 हमें प्राप्त हो गई 3/पाई। ठीक है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई हमें दे ही रखी है, तो अब छिन्नक का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना बेहद आसान है, केवल फार्मूले में मान रखने। ठीक है, तो इस सवाल में जो महत्वपूर्ण बात थी वो यही थी कि इसमें क्या है, जो वृत्तीय सिरे हैं उनकी त्रिज्या ना दे करके हमें परिधि दे रखी है, तो सबसे पहले परिधि से हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सवाल तो हम समझ गए, अब इसको लिखेंगे किस तरह से वो समझ लेते हैं। देखिए, लिखेंगे प्रश्नानुसार बड़े वृत्तीय भाग की परिधि, बड़े वृत्तीय सिरे एंड की परिधि यानी सरकमफ्रेंस, यानी C1, बड़े की तो C1 बोल रहे हैं हम, बराबर कितनी है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़े वृत्तीय सिरे की त्रिज्या यानी R1 कितनी हो जाएगी, R1 कैसे निकालेंगे हम, R1 कैसे निकालेंगे हम, R1 निकालेंगे 2 R1 इक्वल्स टू 18। ठीक है, और R1 बराबर कितना हो जाएगा, R1 बराबर 18/2 यानी 2 से 18 कटेगा तो बराबर 9/पाई, ये लिख दिए। ठीक है, अब पाई सेंटीमीटर की बात हो रही तो सेंटीमीटर लिख दिया, सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो छोटे वृत्त की बात कर लेते हैं। अब तो छोटे वृत्तीय सिरे की परिधि, सरकमफ्रेंस यानी C2, वो कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो छोटे वृत्तीय सिरे की त्रिज्या यानी R1, ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, 2 R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, और R1 बराबर कितनी हो जाएगी, 6/2 ठीक है, 2 से 6 कट जाएगा तो हमारे पास में आ गया 3/पाई सेंटीमीटर। ठीक है, और छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई क्या दे रखी है हमें, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट L, वो कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो हमें ज्ञात करना छिन्नक का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया CSA, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम जानते ही हैं, पाई R1 प्लस R2 इंटू L, ये फार्मूला होता है छिन्नक का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का। अब इस फार्मूले में सीधे सीधे मान रखने हैं। ठीक है, तो इतना तो आपने उतार लिया होगा, अब इस फार्मूले में मान रख के मैं दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, देखिए छिन्नक का कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या है, पाई R1 प्लस R2 इंटू L, ये हमारा फार्मूला है, इसमें मान रख रहे हैं हम। पाई की जगह पे पाई रहने दिया, R1 कितना था, 9/पाई, 9/पाई, प्लस R2 कितना था, 3/पाई, 3/पाई, इंटू L,
स्लैंट हाइट वो कितनी दे रखी है, 4। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से हम 1/पाई कॉमन ले सकते हैं, तो पाई इंटू 1/पाई, 1/पाई कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बच गया, 1/पाई कॉमन ले लिया तो 9 + 3, 9 + 3 इंटू 4, यूं क्यों रह गया। ठीक है, पाई से ये पाई कट गया तो क्या बचा, 9 और 4, ओ सॉरी 9 और 3 12, तो 12 इंटू 4, तो 12 इंटू 4 कितना हो गया हमारे पास में, वो आ गया 48। तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल था, कर्व सरफेस एरिया जो है, वो कितना आ गया हमारे पास में, 48 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें निकालना था, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 13.4 के सवाल नंबर 3 पर। इसमें हमसे कहा गया है एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन के शेप की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या, टोपी में एक सिरा खुला होता है और एक बंद होता है, तो यदि इसके खुले सिरे की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो 10 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे यानी बंद सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की त्रियक ऊंचाई स्लैंट हाइट वो 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितना मटेरियल इसमें लगा है वो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सवाल को समझते हैं। सबसे पहले देखिए एक तुर्की टोपी की बात कर रहे हैं, वो किस तरह की है, छिन्नक के आकार की है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन के शेप की है, इस तरह की। इसमें हमसे कहा गया है कि जो टोपी का खुला सिरा है, यानी ये नीचे वाला जो सिरा है, ये नीचे वाला जो सिरा है खुला सिरा, इसकी जो रेडियस है, खुला सिरा बड़ा भी है, बड़ा भी होता है, ठीक है, तो इसकी रेडियस यानी R1 वो हमें कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। खुले सिरे की रेडियस यानी R1 हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊपरी सिरे की यानी ये बंद वाला जो ऊपरी सिरा है, जो गोलाकार है, वृत्ताकार, ठीक है, इस सिरे की जो त्रिज्या दी है, इस वृत्ताकार सिरे की त्रिज्या हमें दी है R2, इसको बोलते हैं R2, छोटे वृत्त की त्रिज्या को R2 बोलते हैं हम। तो R2 बराबर हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और टोपी की जो त्रियक ऊंचाई है, स्लैंट हाइट है, यानी ये वाली जो हाइट है, ये वाली जो हाइट, ये हमें दे रखी है कितनी, ये हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। और हमसे कहा गया है कि इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ, हमें क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए, किसकी चीज का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए। देखिए इसमें दो चीजें साफ नजर आ रही हैं। पहली चीज तो ये छिन्नक का जो ये जो एरिया है, इसको बोलेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। जो छिन्नक है इसका कर्व सरफेस एरिया हमें मालूम होना चाहिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें मालूम होना चाहिए। और दूसरी चीज, नीचे से तो खुला हुआ है, तो नीचे तो पदार्थ लगेगा, मटेरियल लगेगा ही नहीं, तो उसको भूल जाओ। दूसरी चीज हमें देखनी है, ऊपरी सिरा जो है, जहां पे ये वृत्ताकार सिरे में मटेरियल यूज होगा, सामग्री यूज होगी, कपड़ा यूज होगा, इसका क्षेत्रफल, यानी ऊपरी वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल। अगर इन दोनों क्षेत्रफलों को हम जोड़ दें तो टोपी में प्रयुक्त सामग्री का क्षेत्रफल हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सवाल हम समझ लिए हैं, अब हम इसको लिखते हैं। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे। टोपी के खुले सिरे की, खुले सिरे की त्रिज्या, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार
टोपी के खुले सिरे की त्रिज्या यानी रेडियस, यानी इसको हम बोल रहे हैं R1, खुले सिरे की, बड़ा सिरा है ना इसलिए R1 की त्रिज्या में दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। टोपी के ऊपरी भाग या बंद भाग, ऊपरी सिरे की त्रिज्या रेडियस यानी R2 वो हमें कितनी दे रखी है, बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है। और शंकु के छिन्नक की त्रियक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट, त्रियक ऊंचाई स्लैंट हाइट यानी L, वो कितना दे रखा है, स्लैंट हाइट L, वो हमें दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर। इस सवाल में हमें दे रखा है। अब हमें क्या करना है, टोपी में प्रयुक्त सामग्री का क्षेत्रफल। ठीक है। तो टोपी में प्रयुक्त सामग्री का क्षेत्रफल बराबर क्या चीज आएगी इसमें, बराबर छिन्नक यानी फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है। प्लस टोपी के ऊपरी वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल, टोपी के ऊपरी वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल, मैं लिखता हूं सिरे का क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखिए, छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा पाई R1 प्लस पाई R1 प्लस R2 इंटू L, ये हमारा फार्मूला होता है। प्लस, ये प्लस का चिन्ह लगा दिया। टोपी के ऊपरी वृत्ताकार सिरे का, तो टोपी के ऊपर वृत्ताकार है, वृत्त है, सर्किल है, तो सर्किल के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई R स्क्वायर, तो वो लिख दिया हमने पाई R स्क्वायर। अब क्योंकि टोपी के ऊपरी सिरे की जो त्रिज्या को हमने R2 माना है, इसलिए यहां पर R2 बोल देंगे, R2 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, इसमें सीधा सीधा मान रखना है हमारा, और मान रखने से पहले देखिए इसमें थोड़ा सा ये करते हैं। देखिए इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, दोनों को पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं। पाई हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास में, R1 प्लस R2 इंटू L, प्लस इधर क्या बचा, R2 का स्क्वायर, ये बचा हमारे पास में। ठीक है। अब इसमें हम मान रख देते हैं, इसमें हम मान रख देते हैं। ठीक है। पाई की जगह 22/7 लिख दिया, ब्रैकेट R1 प्लस R2, R1 कितना था 10, R2 कितना था 4, तो उसको लिख दिया हमने 10 प्लस 4 इंटू L, स्लैंट हाइट वो कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 15 लिख दिया, प्लस R2 का स्क्वायर, R2 कितना है, वो है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 10 और 4 14 हो गया, तो 14 इंटू 15, और ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। ठीक है। 14 इंटू 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 22/7, 22/7, तो ये क्यों लिख दिया, इंटू 14 इंटू 15,
14 इंटू 15 करेंगे तो 210 हो जाएगा, 210। ठीक है, प्लस ब्रैकेट में ले रहे हैं 210 प्लस 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, यानी 210 और 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा 226, यानी ये क्या हो गया 22/7 इंटू 226। ठीक है, अब 226 और 22 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 4972 अपॉन 7। ठीक है, और जब इसमें हम भाग लगाएंगे 7 का तो हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा 710.28। बात हो रही है क्षेत्रफल की, यानी मात्रक क्या आएगा वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। तो 710.28 वर्ग सेंटीमीटर ये आ गया हमारे पास में टोपी में प्रयुक्त सामग्री का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 13.4 के सवाल नंबर 4 पर। इसमें हमसे कहा गया है धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की जो त्रिज्याएं हैं वो क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें दो सवाल हैं। पहले तो हमसे कहा जा रहा है कि इस छिन्नक के अंदर जितना दूध आएगा उसका 20 रुपए प्रति लीटर की दर से मूल्य बताइए। ठीक है, और दूसरा हमसे कहा गया है कि इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य बताइए। तो अगर हम दूध का मूल्य निकालेंगे, यानी इस बर्तन की कैपेसिटी निकालेंगे सबसे पहले, यानी हमें इस छिन्नक का आयतन हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर धातु की चादर के मूल्य की बात कर रहे हैं तो धातु की चादर कितनी लगेगी, इसके लिए हमें इस छिन्नक का या ये जो भी बर्तन है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को थोड़ा सा और समझ लें। देखिए हमसे कहा जा रहा है एक बर्तन है वो छिन्नक के आकार का, यानी ये मान लीजिए ये कोई छिन्नक है, इस आकार का बर्तन है, ये कोई बर्तन है। ठीक है, ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है वो ऊंचाई हमें दे रखी है 16 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है हमें 16 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और इसके निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दे रखी। निचले सिरे की त्रिज्या दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी, निचला सिरा जो है छोटा है तो उसको हम R2 बोलते हैं, बड़े सिरे को R1 बोलते हैं। ठीक है, तो R2 की जो तो हमें वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊपरी सिरा जो बड़ा सिरा है इसको हम R1 बोलते हैं। तो R1 यानी बड़े सिरे की त्रिज्या हमें क्या दे रखी है, वो दे रखी है, सॉरी बड़े सिरे की त्रिज्या हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर और छोटे सिरा R2 की त्रिज्या हमें दे रखी थी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, अब हमें सबसे पहले तो क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन कितना है, इसमें कितना दूध आ सकता है। इसमें कितना दूध आ सकता है इसका मतलब इसकी कैपेसिटी हमें पता करनी है, बर्तन की कैपेसिटी पता करनी है, यानी बर्तन का आयतन पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बर्तन का आयतन पता करते हैं। बर्तन
बर्तन कैसा है? छिन्नक के आकार का, तो छिन्नक, छिन्नक। यहां पे पहले हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए कुछ लिखना है हमें, सबसे पहले प्रश्नानुसार लिख लेंगे। और क्या क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार कंटेनर के निचले सिरे की त्रिज्या यानी R1 बराबर 8 है, कंटेनर के ऊपरी सिरे की त्रिज्या यानी R2 वो बराबर 20 है, और कंटेनर की जो ऊंचाई है वो बराबर 16 सेंटीमीटर है। जो हमने चित्र में दिखाया वो तीनों बातों को पहले लिख लेना है। उसके बाद में हमें क्या करना है? उसके बाद में लिखना है बर्तन या छिन्नक की कैपेसिटी यानी धारिता या आयतन। धारिता को आयतन भी कह देते हैं, वॉल्यूम भी कह देंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है? बराबर हम जानते हैं 1/3 पाई इंटू एच ब्रैकेट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, अब इस फार्मूले में हमें सिर्फ मान रखना है। ठीक, मान रखते हैं। देखिए 1/3 क्यों लिख दिया? ठीक है, पाई की जगह पे मान हमें रखना है 3.14, तो पाई की जगह पे 3.14 लिख दिया, इंटू एच। एच कितना है? हाइट कितनी है बर्तन की? वो है 16 सेंटीमीटर, 16 लिख दिया, ब्रैकेट R1। R1 कितना है? R1 है हमारा 20, तो 20 का स्क्वायर कर दिया, प्लस R2 कितना है? 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर कर दिया, प्लस R1 इंटू R2 यानी 20 इंटू 8, ये कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है? देखिए अब क्या हो गया, सॉल्व कर लेते हैं इसको, बस सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ये 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16, ये तो ये क्यों रहा? अब ब्रैकेट की कहानी का देखते हैं हम। 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर तो हो गया 400, प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64, प्लस 20 इंटू 8, ये कितना हो गया? 160। ठीक है, अब इन सबको हम जोड़ देंगे, इन सबको हम जोड़ देंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 400 और एक 500 और ये जोड़ेंगे हम तो ये आ जाएगा 624, 624। ठीक है, 624। तो यानी हमारे पास में क्या आ गया? 3.1/3 इंटू 3.14 इंटू 16 इंटू 624। ठीक है, ऊपर वाली जितनी भी संख्याएं हैं इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन देखिए उससे पहले 3 से ही कट रहा है, 3 से काट देते हैं। 3 से 624 को हम काट देते हैं, तो कितना आ गया? 208। ठीक है, अब 3.14, 16 और 208 इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? हमारे पास में आ जाएगा 10449.92। आयतन की बात हो रही है इसलिए घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया। अब अगर ये घन सेंटीमीटर में प्राप्त हुआ है, हमें प्राप्त करना है, दूध की रेट दे रखी है लीटर के अंदर, तो हमें इसको लीटर में बदलना पड़ेगा। तो घन सेंटीमीटर को जब हमें लीटर में बदलना होता है तो हमें 1000 का भाग लगाना पड़ता है। तो इसमें हमने 1000 का भाग लगा दिया। तो अगली स्टेप में हमने क्या किया? 10,449.92 डिवाइडेड बाई 1000, 1000 का भाग लगा दिया। तो ये कितना हो गया? 10.449 लीटर। लीटर, ये हमने लीटर में बदल दिया। ठीक है,
तो बर्तन का धारिता कैपेसिटी या आयतन कितना आ गया? 10 लीटर, 10.449 लीटर। ठीक है, तो धारिता हमें मालूम चल गई। ठीक है, तो धारिता मालूम चल गई तो अब क्या होगा देखिए, अब हमसे क्या कहा गया था प्रश्नानुसार, जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, तो हम लिख देंगे प्रश्नानुसार 1 लीटर दूध का मूल्य हमें दे रखा है। 1 लीटर दूध का जो मूल्य है वो कितना है? 20 रुपये। आप पूरी लाइन लिखेंगे, मैंने लिखा नहीं है। 1 लीटर दूध का मूल्य हमें दे रखा है 20 रुपये, तो 10.449 लीटर जो दूध है, इस दूध का मूल्य कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10.449। ठीक है, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा? मैं इधर लिख देता हूं, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? आप लगातार लिखेंगे, मैं इधर उधर लिख रहा हूं, ठीक है, जगह नहीं है इस वजह से। तो क्या हो जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने पर? वो हमें प्राप्त होगा 208.99 रुपये। 208.99 रुपये है। इसको हम राउंड फिगर में लगभग 209 रुपये मान सकते। 208.99 रुपये, 208 रुपये 99 पैसे, 99 को 100 पैसे ही मान लो आप, तो यानी लगभग 209 रुपये, 209 रुपये लगभग, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? दूध का मूल्य आ गया। तो हमने आधा सवाल तो कर लिया। ठीक है, अब देखिए आधा सवाल अभी भी बच रहा है। अब हमसे कहा जा रहा है कि इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि धातु की चादर कितनी लगेगी। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मूल्य की बात आएगी। ठीक है, तो हम इसको तो मिटा देता हूं मैं। ठीक है, देखिए प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल में क्या क्या चीजें शामिल होंगी वो देखिए आप। देखिए चित्र हमारा क्या था, चित्र इस तरह से था ना हमारा। ठीक है, और ऊपर से खुला है, इसके अंदर बताया हुआ सवाल में। तो प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? एक तो ये वाला हिस्सा, जो ये छिन्नक है, जो ये फ्रस्टम है, उसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और दूसरी चीज क्या है? ये जो पेंदा है इस बर्तन का, यानी निचला वृत्ताकार सिरा, ये इसमें धातु की चादर लगेगी। तो अगर इन दोनों के क्षेत्रफलों को हम जोड़ दें तो हमें प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? छिन्नक यानी फ्रस्टम का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, प्लस निचले वृत्ताकार सिरे का। ठीक है, छिन्नक के निचले वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल, सिरे का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए छिन्नक के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फ्रस्टम के कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है वो हम जानते हैं, कई बार यूज कर चुके हैं। वो फार्मूला होता है हमारा पाई R1 प्लस R2 इंटू L। ठीक है, अब प्लस का चिन्ह लगा देंगे। छिन्नक के निचले वृत्ताकार सिरे का
छिन्नक का जो निचला पैंदा है, ये जो बर्तन का पैंदा है वो वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि निचले वृत्ताकार सिरे की जो त्रिज्या है उसको हमने R2 कहा था, तो यहां पर इसको R2 लिख देंगे। ठीक है, और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इस इक्वेशन को हम कुछ भी नाम दे दो, चलिए मत मानो कोई बात नहीं, ऐसे लिख दो, समीकरण अपन ने फार्मूले लिख दिए। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। देखिए हमें L की वैल्यू मालूम नहीं है। L क्या है? त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई, तो सबसे पहले तो हमें त्रियक ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हमें त्रियक ऊंचाई ज्ञात कर लें। तो त्रियक ऊंचाई का फार्मूला मैं यहां लिख देता हूं। देखिए त्रियक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है? छिन्नक की त्रियक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है? वो होता है L बराबर अंडर रूट के अंदर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे छिन्नक की त्रियक ऊंचाई स्लैंट हाइट का फार्मूला होता है। इस फार्मूले में जब हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए L बराबर R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, यानी R1 कितना है? 20 सेंटीमीटर, R2 कितना है? 8 सेंटीमीटर, यानी 20 माइनस 8 का स्क्वायर करना है। तो 20 माइनस 8 जब हम करेंगे, 20 में से 8 गए तो 12, तो 12 का स्क्वायर करना है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं 144, समझ रहे ना आप? ठीक है, प्लस H का स्क्वायर हाइट। तो छिन्नक की हाइट कितनी दे रखी है हमें सवाल में? 16 सेंटीमीटर। तो 16 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 256 लिख दिया, इसका अंडर रूट कर दिया। तो 256 और 144 को हमने जोड़ा तो हमारे पास में L बराबर क्या आ गया? L बराबर आ गया 400 का अंडर रूट, और 400 का जब अंडर रूट निकालेंगे हम तो L बराबर क्या आ जाएगा? L बराबर 20। तो L की वैल्यू हमें 20 प्राप्त हो गई। तो L हमें पहले ही निकाल लेना है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना। L की वैल्यू, अब ये जो हमने लिखा है इसमें L की वैल्यू, सबकी वैल्यू रख दो, जितनी भी चीज़ें उनकी वैल्यू रख दो। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा ये कर लेते हैं, वैल्यू रखने से पहले इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, तो पाई को हमने कॉमन ले लेते हैं। पाई को हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास में क्या बच जाएगा? R1 प्लस R2 इंटू L प्लस इधर R2 का स्क्वायर, ये हमारे पास में बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब वैल्यू रख दो। ठीक है, तो देखिए पाई की जगह पे हमें रखनी थी 3.14 वैल्यू, तो वो तो हमने 3.14 रख दी। ठीक है, अब ब्रैकेट में आ जाओ। R1 प्लस R2, R1 था 20, R2 था कितना? 8, तो 20 और 8 28, तो उसको हमने 28 लिख दिया। इंटू L, L कितनी निकाली हमने? स्लैंट हाइट, त्रियक ऊंचाई 20 निकाली है बेबी, तो 20 लिख दिया, प्लस R2 का स्क्वायर। R2 कितना है? R2 8, तो 8 का स्क्वायर लिख दिया, 8 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, तो 64 लिख लेते हैं डायरेक्ट, 8 का स्क्वायर जगह 64। चलो 8 का स्क्वायर रहने दो यहाँ पर, अगले स्टेप में लिख देता हूँ 3.14 ब्रैकेट में 28 इंटू 20, 28 इंटू 20 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 560 प्लस 64, 8 64, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। ठीक है, अब इस सबको जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 560 और 64 624। तो अब हमारे पास में क्या आ गया? इक्वल्स टू अगली स्टेप में 624, 3.14 इंटू 624,
ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की बात हो रही इसलिए वर्ग सेंटीमीटर लिख दिया हमने। ठीक है, आगे बात समझे। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, इस बर्तन को बनाने में जितनी चादर इस्तेमाल होगी उसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब सवाल में हमसे क्या कहा गया है, अब वापस से प्रश्नानुसार, क्या है प्रश्नानुसार, हमसे कहा गया है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 वर्ग सेंटीमीटर शीट का जो मूल्य है, शीट का मूल्य, रेट जो है वो कितनी दे रखी है, 8 रुपए। ठीक है, 100 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर की, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर की कितनी हो जाएगी, 8/100, 8/100। और ये जो हमारा फिगर आया था 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतनी शीट का मूल्य कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8/100 इंटू 1959.36। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा, यहां लिख रहा हूं मैं, 156.74 रुपए, 156.74 रुपए। ठीक है, यही हमसे कहा गया था कि कितना मूल्य होगा इसका। ठीक है, तो ये 156.74 रुपये होगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। सवाल थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें 2 सवालों को मिक्स किया गया है। पहले आयतन निकाल लिया, आयतन निकलवा लिया उसका, और फिर दूध का मूल्य पूछ लिया। फिर हमसे पूछ लिया कि भाई ये शीट कितनी लगेगी, टोटल शीट का क्षेत्रफल निकालो पहले तो, और फिर उसका मूल्य निकालो। तो 2-3 सवालों को मिक्स किया है, इसलिए थोड़ा बड़ा सवाल है, लेकिन सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लेते हैं इस प्रश्नावली का, यानी प्रश्नावली 13.14 का 5वां और आखिरी सवाल। ये जो सवाल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और थोड़ा कठिन भी है। इस सवाल को हल करने के लिए हमें थोड़ा सा जो त्रिकोणमिति में हमने पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, कि अगर हमें त्रिभुज की 2 भुजाएं मालूम है, एक भुजा और उसका कोण मालूम है समकोण त्रिभुज का, तो हम दूसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। उसका हमें इसमें प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री हमें रिकॉल करनी पड़ेगी, रिकॉल हमें आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको जब मैं इसको हल करूंगा तो आपको याद आ जाएगी। ठीक है, सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा भी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल में हमसे क्या कहा गया है, सवाल में हमसे कहा गया है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण, वर्टेक्स का जो एंगल है 60 डिग्री वाले एक शंकु को, शंकु है, एक शंकु है, शंकु कैसा है, देखिए चित्र बना देता हूं, एक शंकु है, ये एक शंकु है। ठीक है, शंकु की जो ऊंचाई है वो हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और शीर्ष कोण, वर्टेक्स का जो कोण है, ये जो कोण है, ये कोण हमें दे रखा है कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, इस शंकु को, इस कोण को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा जाता है। तो इस शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की हाइट कौन सी होगी, ये वाली, ये जो शंकु की हाइट है, ये शंकु की हाइट है। ठीक है,
शंकु के शीर्ष से उसके आधार तक के बीच की दूरी, ये इसकी हाइट है। तो शंकु की जो ऊंचाई है उसके बीचों बीच से, शंकु की ऊंचाई हमें दी है 20 सेंटीमीटर, उसके बीचों बीच यानी मध्य बिंदु से, यानी 10 सेंटीमीटर, ये मध्य बिंदु हो गया, इस बिंदु से जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है। यहां से काटा गया है, इसको 2 भागों में काटा गया है। बीचों बीच बोला है, यानी पहले ऊपर वाला भाग, ये जो भाग है ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया और नीचे वाला भी 10 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि टोटल था 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जबकि तल शंकु के आधार के समानांतर है। तल कैसा है, ये जो काटा गया है ये शंकु का जो आधार है इसके समानांतर है, तो इस तरह से काटा गया है। ठीक है, बीचों बीच से काट दिया गया। ठीक है, यदि इस प्रकार प्राप्त शंकु के छिन्नक को, यानी ये नीचे वाले हिस्से को, इसको व्यास डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार में बदल दिया जाता है। ये जो छिन्नक था इसको क्या किया गया, एक तार में बदला गया। ये तार, मान लीजिए ये कोई तार है, तार में बदला गया, और तार का जो व्यास हमें दिया गया है, ये जो व्यास हमें दिया गया है, ये तार की जो मोटाई हमें दी गई है डी, वो कितनी दी गई है, 1/16। 1/16 तार की मोटाई 1/16 है, यानी त्रिज्या कितनी हो गई, इसकी भी आधी कर दो, तो 1/16 इंटू 1/2, यानी तार की जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/32। तार की रेडियस कितनी हो जाएगी, 1/32। ठीक है, इसमें बदल दिया गया है। तो तार की लंबाई बताइए, ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए सवाल को हल करने के लिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसमें नाम लिखने पड़ेंगे हमें। जैसे शीर्ष है, वर्टेक्स जो है, इसको हमने ए नाम दे दिया। ठीक है, और ये जो हमने काटा है हिस्सा, तो ये देखिए यहाँ पर इस शंकु की इस वाली भुजा को काट रहा है, तो उसको हमने बी नाम दे दिया। इस वाली भुजा को हमने सी नाम दे दिया, और जहाँ पर ये मध्य बिंदु था, ऊंचाई का मध्य बिंदु था, उसको हमने ओ मान लिया। ठीक है, इसी तरह से शंकु, जहाँ पर शंकु का ये जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का ये वाला जो सिरा है, इस सिरे को हमने डी नाम दे दिया। ठीक है, और ये जो बिंदु है जो आधार से मिल रहा है, इसको हमने ई नाम दे दिया, और इधर वाला जो बिंदु है इसको एफ नाम दे दिया। ठीक है, नाम देना जरूरी है सवाल के अंदर थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए, अब हम कर क्या रहे हैं ये समझने वाली बात है। देखिए, शंकु के छिन्नक की बात हो रही है, यानी नीचे वाले हिस्से की बात हो रही है। छिन्नक है, इसका मतलब 2 वृत्ताकार सिरे हैं, 2 वृत्ताकार सिरे हैं, ये एक वृत्ताकार, ये ऊपर वाला, एक नीचे वाला। ठीक है, लेकिन दोनों वृत्ताकार सिरों में हमें त्रिज्या मालूम नहीं है, रेडियस हमें मालूम नहीं है। तो दोनों छिन्नक के दोनों वृत्ताकार जो सिरे हैं, छोटा वाला और बड़ा वाला, इन दोनों की हमें रेडियस हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, त्रिज्या हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। सवाल में सबसे मुश्किल काम है वो यही है। ठीक है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, इसका मतलब कौन कौन सी दूरी ज्ञात करनी है। यहां पर देखिए, ये ओ बी, एक तो दूरी ज्ञात करनी है, ये ओ बी। ठीक है, ये भी त्रिज्या है, और ई डी, ये भी त्रिज्या है। अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए ज्ञात कैसे करेंगे। हमें सवाल में कहा गया ये बीचों बीच से काटा गया था। ठीक है, तो अगर हम शीर्ष ए को ई से मिला दें, शीर्ष ए को ई से मिला दें, नीचे समद्वि भाजन कर दें, तो ये 2 बराबर भागों में बट गया, और ये क्या 90 डिग्री का कोण बन गया। अगर हम बात करें त्रिभुज, इसमें देखिए 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ए ओ बी, एक त्रिभुज तो ये, और दूसरा त्रिभुज कौन सा, ए ई डी, 2 त्रिभुज बन रहे हैं, और दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है,
तो इन दोनों त्रिभुज तो समकोण है और हमें क्या मालूम है कि इसको ये जो शीर्ष है इसके बीचों बीच से जाता हुआ एक तल है, उसके मध्य से काटा गया है। ठीक है, तो बीचों बीच से तल जा रहा है या नहीं। ये जो कोण है दो भागों में, 60 डिग्री का जो कोण था ये दो भागों में बढ़ गया। तो ये वाला एक भाग 30 डिग्री है और दूसरा भाग भी 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। ठीक है, यानी कोण जो है वो 30 डिग्री हो गया। कौन सा? ओ ए बी, ये कोण 30 डिग्री हो गया। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए, अब इसको लिखेंगे कैसे वो समझना है। हम कर क्या रहे हैं, हम ये जो शंकु है इसका जो छिन्नक है, इसके जो दो वृत्ताकार सिरे हैं, इन सिरों की त्रिज्याएं ज्ञात कर रहे हैं हकीकत में। ठीक है, तो पहले हम छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर रहे हैं। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर रहे हैं हम। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में क्या चीज है? त्रिभुज ए ओ बी में कोण ओ जो है, ये जो कोण बन रहा है, ये कोण ओ जो है, ए ओ बी भी बोल सकते हैं या खाली ओ भी बोल सकते हैं। ये कोण जो है ओ, वो 90 डिग्री का है। ठीक है, और दूसरा जो कोण है कौन सा? ओ ए बी। दूसरा जो कोण है ओ ए बी, वो कितना है? 30 डिग्री का। ठीक है, और हमें एक भुजा, कौन सी भुजा? एक भुजा हमें दे रखी है, कौन सी? ओ ए, ओ ए, ओ ए। वो कितनी दे रखी है? ओ ए जो भुजा है वो दे रखी है, क्योंकि इसमें आधे में से बटी हुई यानी 10-10 सेंटीमीटर हो गई। तो ओ ए कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें प्राप्त है। अब जैसा त्रिकोणमिति में हम करते थे उसी तरह से देखिए, कोण ओ के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी क्या होगी? त्रिभुज की बात करें हम, त्रिभुज ए ओ बी की बात करें, ए ओ बी, तो इसके अंदर जो कोण बना हुआ है ओ 90 डिग्री का, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, हाइपोटेनियस होती है, कर्ण होती है। ठीक है, और ये जो संदर्भ कोण था हमारा 30 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो ओ भी तो हमारा हो गया लंब। संदर्भ कोण के सामने वाली भुजा हो गई लंब। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अब हम करते हैं लंब और ये। ठीक है, अब देखिए, तो इसको मैं लिख देता हूं। इसमें क्या हो गया? ए बी बराबर तो हो गया कर्ण, ए बी 90 डिग्री का कोण था, इसके सामने वाली भुजा जो है ए बी बराबर, वो तो हो गई हमारे पास में कर्ण या हाइपोटेनियस। ठीक है, और संदर्भ कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, तो ओ बी को हम लंब मान लेते हैं। तो ओ बी बराबर लंब मान लिया। ठीक है, लंब। और ओ ए इसको हमने क्या मान लिया? आधार मान लिया, आधार मान लिया। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या मालूम है? ओ ए मालूम है, ओ ए मालूम है, ओ ए, यानी हमें आधार मालूम है और क्या मालूम है? एक कोण मालूम है। ठीक है, आधार मालूम है और कोण मालूम है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं? ज्ञात भुजा और अज्ञात भुजा। तो ज्ञात भुजा कौन सी है हमारी? ओ ए, ओ ए, और अज्ञात भुजा कौन सी है जो हमें ज्ञात करनी है? वो ओ बी, ओ बी, ओ बी। तो इसको एक अनुपात में लिख देंगे,
यानी हम क्या लिख देंगे, अज्ञात भुजा लिख दिया ओ बी, ज्ञात भुजा हमने लिख दी ओ ए। तो ओ बी क्या थी हमारी ओ बी क्या थी, ओ बी को हम मान लेते हैं, ओ बी क्या था हमारा, ओ बी लंब, और ओ ए क्या था हमारा, आधार। ठीक है, लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर और आधार को हम बोल देंगे बेस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखिए फार्मूला क्या था, वो पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, ये था ना। तो यानी P बाई बी क्या होता है, टेन थीटा। P बाई बी क्या होता है, टेन थीटा, और थीटा कितना है, 30 डिग्री दे रखा है हमें, तो यहां पे लिख दिया हमने टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब इसका अगली स्टेप में हम कुछ नहीं करना, मान रख दो। ओ बी तो हमें मालूम नहीं है, तो ओ बी की जगह तो ओ बी रहने दो। ओ ए हमें मालूम है 10 इक्वल्स टू टेन 30 का मान आपको मालूम होना चाहिए, त्रिकोणमिति थोड़ी याद होनी चाहिए। टेन 30 का मान होता है 1/√3, √3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ बी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, ओ बी बराबर हमारे पास में आ जाएगा 10/√3 सेंटीमीटर। तो ओ बी हकीकत में क्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी R2, यह है R2। तो R2 हमें प्राप्त हो गया है कुल मिलाकर के, OB यानी R2 हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, वो कितनी आ गई, 10/√3। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करेंगे किसकी, बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे, बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। वो कैसे ज्ञात करेंगे, वो भी इसी तरह से करेंगे हम, इस तरह देखिए ऐसे करेंगे। त्रिभुज AED में क्या क्या चीज है, AED यानी ई पर जो कोण बन रहा है, कोण AED, ये जो कोण बन रहा है ये तो है 90 डिग्री। ठीक है, और ये जो संदर्भ कोण है वो वही है EAD, कोण EAD जो कि संदर्भ कोण है हमारा, रेफरेंस एंगल है, वो कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, और A से E तक की जो दूरी है, AE या EA, A से E तक की जो दूरी है वो कितनी है, 20 थी, सवाल में दे रखी है हमें, छिन्नक की ऊंचाई 20 थी टोटल। ठीक है, तो AE जो दूरी है, AE ये दूरी हमें दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चीजें हैं, देखिए E पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो उसके जस्ट सामने वाली भुजा यानी AD ये तो हो जाएगी हमारी कर्ण, इसमें AD बराबर हमारी क्या हो जाएगी, कर्ण या हाइपोटेनियस। ठीक है, और संदर्भ कोण के जस्ट सामने वाली भुजा यानी DE ये हमारी हो जाएगी लंब। त्रिकोणमिति में हम जानते हैं ना, इस तरह से करते हैं, लंब परपेंडिकुलर। ठीक है, और बाकी जो भुजा बच गई AE वो हमारी हो गई आधार, AE वो हमारी हो गई आधार या बेस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हमें ज्ञात करनी है
ये वाली त्रिज्या यानी डीई ज्ञात करनी है, डीई। तो ज्ञात भुजा और अज्ञात भुजा का हम एक अनुपात लिखेंगे। तो यानी ज्ञात अज्ञात भुजा कौन सी है, डीई, जिसको हमें ज्ञात करना है। तो डीई अब हम लिखेंगे डीई बटा एई, ये ज्ञात भुजा है, एई, एई, ठीक है, इक्वल्स टू, अब ये डीई क्या चीज है, डीई हमने बताया ये लंब है, ठीक है, डीई वही लंब है, परपेंडिकुलर है, पी, ठीक है, और एई क्या चीज है, वो आधार है, बेस है, बेस है, ठीक है। तो लंब बटा आधार कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, हम जानते हैं ये होता है tan, और थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो उसको लिखेंगे tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री। अब इसको हम कैसे लिख देंगे, देखिए आगे अगली स्टेप में, देखिए DE, तो DE की जगह पे DE लिख देंगे, DE का मान तो हमें मालूम नहीं, ये तो ज्ञात करना है हमें, अपॉन AE, AE की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 लिख दिया, ठीक है, इक्वल्स टू tan 30, tan 30 का मान कितना होता है, वही 1/√3, 1/√3, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, DE को हम, क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या है इसलिए इसको हम R1 भी लिख सकते हैं, R1 बराबर कितनी आ गई 20/√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस सवाल का सबसे मुश्किल जो भाग था वो ये था कि R1 और R2 हमें ज्ञात करनी थी, तो R1 और R2 तो हमने ज्ञात कर ली, ठीक है, ठीक है। और जो छिन्नक की ऊंचाई है वो हमारे को टोटल तो शंकु की 20 दे रखी थी, पर इसको मध्य बिंदु से काटा गया है, यानी छिन्नक की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है हमारे पास में, ठीक है। तो अब छिन्नक का आयतन आसानी से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे छिन्नक का आयतन, इतना तो आपने समझ लिया होगा, उतार भी लिया होगा, ठीक है। तो अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए छिन्नक की ऊंचाई हमें 10 सेंटीमीटर है, वो भी हमने लिखी रखी है ये, ठीक है। अब छिन्नक के आयतन की बात कर रहे हैं, छिन्नक का आयतन, आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई इंटू h ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये हमारा फार्मूला होता है। अब तो रट गया होगा आपको, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है छिन्नक के आयतन का। अब कुछ नहीं करना, इसमें सीधे सीधे मान रखने हैं हमें, तो मान रख देता हूं, देखिए 1/3 यूं क्यों लिख दिया, ठीक है, और 1/3 यूं क्यों लिख दिया, पाई की जगह पे ये 22/7 लिख दिया, इंटू ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई कितनी निकाली थी हमने, टोटल शंकु की थी 20, छिन्नक की ऊंचाई हो गई थी उसकी आधी 10, तो 10 लिख दिया, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, R1 प्लस R2, R1 कितना निकाला था हमने, R1 हमने निकाला था, R1 कितना निकाला था, बड़े वृत्त की त्रिज्या 20/√3, R1 निकाला था तो उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस R2, R2 कितना निकाला था 10/√3, तो R2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस R1 इंटू R2 यानी 20/√3 इंटू 10/√3, ये ब्रैकेट बन, ठीक है। सारे मान रख दिए हमने। अब क्या करना है हमारे को, देखिए सिंपल है,
इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम। कैसे करेंगे देखिए, देखिए 1/3 इंटू 22/7 यूं क्यों रहेगा, इंटू 10, यहां तक की कहानी तो यूं क्यों रखो। अब ब्रैकेट को खोल लेते हैं अपन, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर हो जाता है 400, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल का जो चिन्ह है वो हट जाता है, केवल 3 रह जाएगा, प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा तो 3 रह जाएगा, प्लस 20 इंटू 10 करेंगे तो 200 आएगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर हट जाएगा, 3 आ जाएगा, ये हमें प्राप्त होगी। ठीक है, अब क्या करना है, अब इनको टोटल कर लो आप। तो अगली स्टेप में क्या हो गया, ये 1/3 इंटू 22/7 इंटू 10। अब ब्रैकेट के अंदर देखो क्या हुआ, देखिए जब आप लघुत्तम 3 लोगे और इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 400, 500 तो 700, 700/3 आ जाएगा, ये 700/3, 700/3 आ जाएगा। ठीक है, अब 700/3 को जब 10 से मल्टीप्लाई करो तो 7000/3। ठीक है, तो इसको सारे को सोल्व करते हैं हम। देखिए 7000, इसको मैं लिख ही देता हूं अगली स्टेप में। ये देखिए अगली स्टेप में तो हमारे पास में कितना आ गया, ये इसको मल्टीप्लाई किया तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7000, 700 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7000/3। ठीक है, 7 से ये 7000 काट दिया तो 1000 बार कट गया। ठीक है, 22 इंटू 1000 किया तो 22000 आ गया, 22000, और 3 इंटू 3 किया तो 9 आ गया, 9 आ गया, तो 22000/9। तो 22000 में जब 9 का हम भाग लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 2444.44। ठीक है, क्योंकि बात हो रही है आयतन की, इसलिए घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर। ये हमारे पास में क्या आ गया, छिन्नक का आयतन आ गया, छिन्नक का आयतन आ गया। ठीक है, अब देखिए कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, सवाल में आगे भी कहा गया है। आगे हमसे क्या कहा गया है, तार की कहानी कही गई है कि एक तार है, एक तार है, और उस तार का जो डायमीटर है, व्यास है, वो हमें 1/16 दिया गया है, 1/16, 1/16, और उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, व्यास 1/16 है तो त्रिज्या हो जाएगी 1/16 इंटू 1/2, यानी जब उसको हम करेंगे तो त्रिज्या, उस तार की त्रिज्या आ जाएगी 1/32। ठीक है, ठीक है, तो अब तार की कहानी को कर लेते हैं। देखिए आयतन याद रखना आप, 2444.44 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब तार की कहानी करते हैं हम। ठीक है, देखिए प्रश्नानुसार तार का व्यास यानी डायमीटर d बराबर हमें कितना बता रखा है, 1/16 सेंटीमीटर। ठीक है, अतः क्या हो गया, तार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तार की त्रिज्या यानी रेडियस r बराबर कितना हो जाएगा, 1/16 इंटू 1/2 बराबर 1/32 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, अब तार की जो लंबाई है उसका मतलब तार की ऊंचाई मानेंगे हम, तार की लंबाई और तार की ऊंचाई एक ही बात है। ठीक है ना, अब तार के आयतन की बात कर रहे हैं हम, तार के आयतन की। ठीक है, तार का आयतन, तार का आयतन। अब तार जो होता है वो बेलनाकार होता है,
तार बेलनाकार होता है, हमेशा ध्यान रखना। तार जो होता है बेलनाकार होता है, यानी बेलन का आयतन हमें लेना है। तार यानी बेलन, बेलन। तो बेलन का आयतन या तार का आयतन का फार्मूला क्या होता है? वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, हम जानते ही। ठीक है, अब देखिए यहां पे आर तो क्या है? तार की त्रिज्या है। एच क्या है? तार की ऊंचाई। तो तार की लंबाई को ही ऊंचाई बोल रहे हैं, और हमसे सवाल में तार की लंबाई पूछी गई है, तो एच की जगह तो एच ही रहने देंगे और बाकी का मान रख देंगे हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, पाई आर स्क्वायर यानी 1/32 का स्क्वायर, 1/32 का स्क्वायर। तो 1/32 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/32 का जब स्क्वायर करेंगे तो 32 × 32 होता है 1024। तो एक पाई इंटू 1/1024 इंटू एच, एच यूं क्यों रह जाएगा? यानी एच यूं क्यों रह गया? यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं पाई इंटू एच अपॉन 1024। तो आयतन हमें क्या प्राप्त हो गया? ये प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हमसे क्या कहा जा रहा सवाल में प्रश्नानुसार? इतनी कहानी तो हो गई हमारे पास में। आयतन निकालें तो हमें इस तरह से आयतन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे आयतन नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है इसमें तार की लंबाई यानी एच हमें ज्ञात करना है। एच कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, जो हमने छिन्नक का आयतन निकाला था, जो छिन्नक तार किससे बनाया गया है? सवाल लिखा गया है कि इस छिन्नक को ही तार के रूप में बदला गया है, शंकु के छिन्नक को तार के रूप में बदला गया है। यानी छिन्नक का जो आयतन है वो तार के आयतन के बराबर होगा। ठीक है ना? यानी प्रश्नानुसार क्या हो गया? दोबारा से प्रश्नानुसार तार का आयतन, तार का आयतन बराबर छिन्नक का आयतन, फ्रस्टम छिन्नक का आयतन। ठीक है, अब तार का आयतन तो अभी हमने निकाला कितना? पाई इंटू एच अपॉन 1024 इक्वल्स टू छिन्नक का आयतन कितना निकाला था हमने? 2444.44। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और पाई की जगह पे 22/7 लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसा होगा। ये देखिए अगली स्टेप में मैं लिख रहा हूं, ये 22/7 इंटू एच अपॉन 1024 ये हुआ। ठीक है, इंटू इक्वल्स टू ठीक है, ये हो गया। अब देखिए h की वैल्यू ज्ञात करनी, h की, तो h को तो हम यूं क्यों रहने देंगे? h को तो यूं क्यों रहने देंगे? तो और ये कहाँ चला जाएगा? 7 इंटू 1024 ये ऊपर चला जाएगा। तो h बराबर क्या हो गया हमारे पास में? 2444.44 इंटू 7 इंटू 1024 अपॉन 22। ठीक है, और जब हम इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और इसको सॉल्व करेंगे, उसमें 22 का भाग लगाएंगे, तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा? कैलकुलेशन है, आप कर लेना। क्या करके दिखाऊं थोड़ा सा? देखिए सिंपल सी बात है, आप चाहें तो 2 से काट लें, एक बार काट के देख लें। ये 1024 है ना, तो 1024 के अंदर अगर हम 22 का भाग लगाएं तो कितना आएगा? 46.555। इसको काट देता हूँ मैं यहाँ से, ये इसको काट लिया, 46.545। ठीक है, इन सबको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, और जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा
7,96442.99 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन की बात है इसलिए घन सेंटीमीटर, सॉरी लंबाई पूछ रहे हैं तो ये सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर। केवल लंबाई की बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है ना, लंबाई की बात हो रही है ये। ठीक है, अब सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 1000 का भाग लगाना पड़ेगा। 1000 का भाग लगाना है, इसका मतलब ये जो दशमलव है इसको 3 डिजिट 3 अंक आगे किसका दो, यानी हमारे पास में अगर इसको मीटर में देना हो तो हमें प्राप्त होगा 3 डिजिट आगे 796 पॉइंट, हाँ ठीक है। ऐसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1000 का भाग नहीं 100 का भाग लगाना है तो 2 ही डिजिट आगे किसका आना है, तो 7964.42 मीटर। गलती मत कर देना, 1000 का भाग मत लगा देना, मैंने गलती से बोल दिया था, ठीक है ना। 100 का भाग लगाना है क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 2 डिजिट ये जो ये था दशमलव डेसिमल, ये आगे खिसक जाएगा 2 अंक, तो हमारे पास में आ गया 7964.42 मीटर, ठीक है। तो ये हमें तार की लंबाई प्राप्त हो गई, ठीक है। इसी के साथ ये सवाल हमारा समाप्त हो जाता है, ठीक है। सवाल हमारा थोड़ा सा बड़ा था, इसमें त्रिकोणमिति का ज्ञान काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। और इस सवाल के साथ ही हमारी जो प्रश्नावली है 13.4 ये भी समाप्त हो जाती है, और साथ ही साथ प्रश्नावली जो 13 है वो पूरी भी समाप्त हो जाती है, ठीक है।